सुर्खियों में। नमस्कार श्रोताओं, प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम समसामयिक एवं महत्वपूर्ण विषयों को शामिल करते हैं और इन दिनों राजधानी भोपाल में जिस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है भोपाल में आगामी 24 और 25 फरवरी को आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। जी हाँ श्रोताओं, हमारी इस हफ्ते की प्रदेश की सुर्खियों का विषय है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार उद्योगों और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध और प्रयासरत है। क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा देने और संभाग स्तर पर रोजगार के अवसर निर्मित करने के लिए पूर्व में आयोजित हो चुके रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के बाद अब ग्लोबल स्तर पर प्रदेश में बड़े निवेश और रोजगार के लिए सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है। इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं समापन के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एक ही मंच पर देश के दिल कहे जाने वाले प्रदेश में नीति, निवेश और नियोजन पर चर्चा होगी। हर सेक्टर के विशेषज्ञ, नीति निर्माता और निवेशक मौजूद होंगे। दिग्गजों के एक मंच पर मंथन और संवाद प्रक्रिया से रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। मध्य प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना, रोजगार सृजन और इसके चलते होने वाले विकास को लेकर इस ग्लोबल इंडस्ट्रियल समिट की भूमिका और दूरगामी परिणामों पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं CII भोपाल के सदस्य श्री मिहिर मर्चेंट जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं निवेश विशेषज्ञ एवं सागर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टेक के निदेशक श्री मनीष बिल्लोरे जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मनीष सर। जी धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं प्रदेश की सुर्खियों में। सर, मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्देश्य राज्य को एक अग्रणी औद्योगिक और निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करना है। ये राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में किस प्रकार से मदद करेगा? नहीं, जैसे कि अपना जो भारत का जो टारगेट है कि जो ये अपना $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, इसमें इस टारगेट को अचीव करने के लिए सभी प्रदेशों को भी एक इंडिविजुअल टारगेट दिए गए हैं। उसी को देखते हुए मध्य प्रदेश भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहेगा। और जो कि मध्य प्रदेश देश का वन ऑफ द सब आप कह सकते हैं कि काफ़ी सारे सेक्टर्स में लीडिंग स्टेट है, स्पेसिफिकली जैसे कि अपन जैसे फूड प्रोसेसिंग की बात करें। और दूसरा, मध्य प्रदेश का जो लोकेशन है जो कि बिल्कुल अपने देश के बिल्कुल सेंटर में है, उस हिसाब से एक मेरे हिसाब से आगे जाके बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉजिस्टिक्स हब भी के रूप में भी आगे आ रहा है। उसको देखते हुए मध्य प्रदेश को एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आगे भी प्ले करना है। और दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि मध्य प्रदेश में अपॉर्चुनिटीज़ अभी बहुत सारी हैं। आप जिस सेक्टर में देखें, जैसे पहले भी मैंने फूड प्रोसेसिंग की बात की, मध्य प्रदेश भोपाल की ही बात करी जाए तो इंजीनियरिंग सेक्टर में भी भोपाल में की इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं। BHEL, क्रॉम्पटन, इस टाइप की कंपनीज़ हैं जो कि जिनके काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं भोपाल में। ऑटोमोटिव में भी मध्य प्रदेश काफ़ी अच्छे स्थान पर है। तो ये सब देखते हुए कि MP में सबसे और ज़्यादा निवेश आए और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए और इसको MP एक आगे जाके काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन सकता है। इस समिट में प्रमुख रूप से किन किन उद्योगों और क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और यह उद्योगों के विस्तार में किस प्रकार से सहायक होगा? इस बार का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है जो भोपाल में आयोजित हो रहा है, उसमें प्रमुख रूप से 10 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को शामिल किया गया है, जिसमें पहला है लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग, दूसरा नेचुरल गैस और पेट्रोकेमिकल, तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण सेक्टर है टेक्सटाइल और गारमेंट्स का, चौथा जिस बारे में मध्य प्रदेश बड़ा प्रसिद्ध भी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर और ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसके अलावा एग्रीकल्चर, फूड और डेयरी प्रोसेसिंग का एक सेक्टर है। रिन्यूएबल एनर्जी बड़ा ख़ास तौर से इस बार इसमें शामिल किया गया है। एरोस्पेस और डिफेंस के मामले में अपार संभावनाएं देखी गई हैं, न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष में, तो इस सेक्टर को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइस और हेल्थ केयर को शामिल किया गया है। टूरिज़्म बड़ा विशेष महत्व रखता है भोपाल में, मध्य प्रदेश में, इसको भी इस सेक्टर में शामिल किया गया है। और अंत में IT इनेबल्ड सर्विसेज और इस सेक्टर को भी इसमें इस बार के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल किया गया है। कुल मिला के उद्योगों के परिदृश्य में अगर हम देखें तो कोई भी उद्योग ऐसा नहीं है जिसको इसमें छोड़ा गया हो। बिल्कुल, सभी चीज़ों को इसमें समाहित किया गया है।
मिहिर सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो राज्य को निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाना ये एक इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इसके लिए कौन कौन सी नीतियाँ और योजनाएं सरकार के पास हैं इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए? नहीं, इसमें एक अपने जो सरकार है वो पहले से अभी भी नहीं, इनफैक्ट पिछले काफ़ी कुछ सालों से एक इनका फोकस ये रहा है कि जो EODB हम बोलते हैं, जो कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसमें एक इनका कंटिन्यूअस, एक आप समझ सकते हैं, एक काफ़ी टाइम से एक ये प्रयत्न रहा है कि MP मध्य प्रदेश EODB के उसमें इंडेक्स में हायर रहे। जिस हिसाब से इस समिट के काफ़ी पहले भी ऐसे काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, कुछ प्रोग्राम्स करे गए हैं जिसमें कि गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स ने इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन किया हुआ है, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने की कोशिश की है, जितना ज़्यादा हो सके उसको डिजिटलाइज करने की कोशिश की गई है। अभी तक मतलब सिंगल विंडो तो नहीं कह सकते, लेकिन डेफिनेटली एफर्ट उस डायरेक्शन में है कि जितना इजी हो सकता है कि कोई भी ना सिर्फ जिनकी इंडस्ट्रीज़ MP में हैं, पर कोई भी बाहर से जैसे MP में इन्वेस्ट करना चाह रहा है मध्य प्रदेश में, उनको इन्वेस्ट करने के लिए एक थोड़ा मतलब उनके लिए एक इजी हो जाए कि और ट्रांसपेरेंसी रहे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जैसे कि एक बहुत ही एक एग्ज़ाम्पल मैं ये दे सकता हूँ, जैसे कि कुछ मैं अटेंड कर रहा था एक इस टाइप की मीटिंग, उसमें बताया गया था कि आजकल लैंड अलॉटमेंट वगैरह भी जो MPIDC कर रहा है वो ऑनलाइन हो सकता है, जिसमें कि उन्होंने काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन अपने पोर्टल पे रखे हुए हैं मैप वगैरह के साथ, जिससे कि कोई भी निवेश करना चाहे उसे सारा डेटा वहीं का वहीं मिल जाएगा और उनके लिए ईजी हो जाएगा। फिर एक बार वो आइडेंटिफाई कर ले, फिर उसी पॉइंट को फिर आगे कैसे ले जाना वो फिर। और दूसरा एक एक्सेसिबिलिटी भी है, मतलब जो भी इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट वगैरह के साथ कोई भी इन्वेस्ट करना चाहे तो वो काफ़ी एक्सेसिबल हैं कंपैरेटिवली। तो ये इन सब एफर्ट्स की वजह से डेफिनेटली एक वो वातावरण क्रिएट किया जा रहा है कि निवेश करना आसान रहे। मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार समिट को और अधिक प्रभावी और व्यापक बनाने के लिए बहुत सारे नए कदम उठाए हैं। तो कौन कौन सी ऐसी नई पहल हैं जो निवेशकों के लिए काफ़ी आकर्षक साबित हो रही हैं सर? जी, सबसे पहले तो इस पूरे सेटअप को मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी ही समझदारी के साथ में ऑनलाइन और यूज़र फ्रेंडली बनाया है। जैसे मीर भाई ने भी कहा कि अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर ज़मीन देखना है, सिलेक्ट करना है, तो पोर्टल के माध्यम से वो ज़मीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी एक प्रकार से बुकिंग कर सकते हैं और आगे जाके उसको फर्दर प्रोसेसिंग में ला सकते हैं, ऑफ कोर्स सरकार के माध्यम से। दूसरा, इसमें जो MPIDC का जो पोर्टल है उसमें एक इन्वेस्टर के लिए तमाम सुविधाएं और यूज़र फ्रेंडली तरीके से सुविधाएं दी गई हैं कि वो न सिर्फ मध्य प्रदेश को बल्कि भोपाल की भौगोलिक स्थिति को, भोपाल और आसपास के जो कुल मिलाकर लगभग 1 दर्जन इंडस्ट्रियल एरिया आइडेंटिफाई किए गए हैं मध्य प्रदेश सरकार ने, उन सब के बारे में विस्तृत जानकारी ले सके पोर्टल के माध्यम से और उनमें से जोग्राफिकली उसको जो सूट करता है उसको पसंद कर सके, वहाँ जाकर विजिट कर सके, उसकी भी सुविधा दी गई है। कुल मिलाकर पोर्टल के माध्यम से सारी जानकारी, तमाम जानकारियां जो उस इन्वेस्टर को चाहिए और जो मध्य प्रदेश की वर्तमान औद्योगिक स्थिति है उसका जायज़ा वो ले सकते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। दूसरा, एक प्रमुख रूप से इस आयोजन करता जो टीम है उन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रस्तुतिकरण दिया है एक कॉन्सेप्ट का, जिसका नाम है ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। पूरे प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं, हर ज़िले के एक यूनिक प्रोडक्ट को सरकार ने आइडेंटिफाई किया है और सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि उस ज़िले का वो प्रोडक्ट, मान लीजिए अशोकनगर ज़िला है, अशोकनगर ज़िले में चंदेरी साड़ियों का एक बड़ा अच्छा प्रसिद्ध बिज़नेस है, तो उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। भोपाल में ज़री और जरदोज़ी इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, उनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। तो प्रदेश के हर ज़िले को एक प्रोडक्ट दिया है और ये चीज़ जो है, इस बात की घोषणा उन्होंने अपने पोर्टल के माध्यम से उन तमाम इन्वेस्टर्स को की है, चाहे वो भोपाल के हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, भारत के हों या भारत के बाहर के हों, उन सब को उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट दिया है जिस बारे में अगर उस सेक्टर में, उस ज़िले में वो इन्वेस्ट करते हैं तो न सिर्फ उन्हें फ़ायदा होगा एज इन्वेस्टर्स, बल्कि उस ज़िले के जो रहवासी हैं, जो नागरिक हैं, उनको भी फ़ायदा मिलेगा, उनको उस पारंपरिक प्रोडक्ट को बढ़ाने में लाभ
लाभ होगा और कुल मिलाकर वो अपने प्रोडक्ट को, अपने व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे। और इस तरह से कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा ज़रूर इसमें दिखती है कि मध्य प्रदेश का एक राज्य के तौर पर, यहाँ के लोगों का, नागरिकों के तौर पर और यहाँ के व्यापारियों का, व्यापारी अपने व्यापार में बढ़ोतरी हो, उनकी तरक्की हो, वो फ्लरिश हो और उस प्रकार से कुल मिलाकर पूरे प्रदेश का विकास हो। यही मुझे लगता है कि इसमें कुछ यूनिक चीज़ें हैं। मीर भाई, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? नहीं, एक इसी में जैसे आपने बताया कि ये जो समिट जो प्लान की है, इसी आप ही जो कह रहे थे उसी का एक एविडेंस ये भी है कि रिप्रेजेंटेशन काफ़ी सारे बाहर की कंट्री से भी इस समिट में काफ़ी सारे हैं। और तो वो भी एक ये पॉइंट को दर्शाता है कि इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी है एमपी में इन्वेस्ट करने के लिए। प्लस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी सारी जो बड़ी कंपनीज़ हैं, आप देखें टिपिकली जिस हिसाब से मध्य प्रदेश ने ग्रो किया है, वो बड़ी कंपनियों के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक एमएसएमई क्लस्टर्स बने हैं। जैसे कि आप इंदौर पीथमपुर वगैरह में देखेंगे तो ऑटोमोटिव आए, फिर भोपाल इंदौर दोनों जगह फार्मास्यूटिकल। भोपाल एक बहुत बड़ा इस पॉइंट का प्रूफ है कि जैसे कि अपने यहाँ जैसे पावर इक्विपमेंट, जैसे BHEL जैसी जो पिलर कंपनी आई, उसी के साथ साथ दूसरी बड़ी पिलर कंपनीज आ गई, उसी के वजह से पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया है। ईस्ट एमपी में आप जाएँ तो सेम सिनेरियो वहाँ की हिसाब से जो डेवलप हुआ है। तो एक इस टाइप से अगर कोई बड़ी कंपनियां यहाँ इन्वेस्ट करेंगी तो ये इकोसिस्टम और स्ट्रॉन्ग उसी तरीके से और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और एमपी में एक बड़ी यूनिक बात ये भी है कि हर रीजन अपने तरीके से अलग अलग एरियाज़ में स्ट्रॉन्ग है। तो जो किसी भी इन्वेस्टर को जो भी निवेश करना चाह रहा है उसे एक काफ़ी बड़ा स्पेक्ट्रम मिल रहा है और वो अपने हिसाब से फिर रीजन चूज़ कर सकता है, क्योंकि मिनरल्स की भी अवेलेबिलिटी है, जो मतलब जिस टाइप के, जैसे आप मनीष जी आपने सजेस्ट किया कि जो जैसे कि अगर जोग्राफिकल फैक्टर्स भी देखे जाएं, आसपास जो अवेलेबल कंपनीज़ हैं जो कि एक वेंडर बेस हो सकता है, उन सबको देखते हुए मतलब एक काफ़ी यूनिक प्रपोजिशन है। जब भी उद्योगों की स्थापना की बात होती है तो उसका सीधा सरोकार रोजगार सृजन से होता है। जब रोजगार सृजन की बात होती है तो इस बात को जरूर जिक्र किया जाता है कि स्थानीय लोगों को कितना रोजगार मिलेगा। तो इस GIS समिट से स्थानीय युवाओं को औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए सरकार और उद्योग जगत दोनों से ही हम किस प्रकार के सहयोग की संभावना व्यक्त कर सकते हैं, या इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? मुझे लगता है इसमें सरकार की मंशा बहुत प्रशंसनीय है। उद्योगों की मंशा तो हमेशा रहती है कि उन्हें युवाओं को आकर्षित करना है, युवा उनके उद्योग से जुड़ें, न सिर्फ ट्रेनिंग लेने के पहले बल्कि ट्रेनिंग लेने के बाद भी, और उस जुड़ाव के साथ में उनके उद्योगों में सहयोग करें, योगदान दें। लेकिन यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो भोपाल में हो रहा है 23, 24 और 25 फरवरी को, मुझे लगता है इसमें सरकार की मंशा बहुत साफ है कि लोकल यूथ, जो स्थानीय युवा हैं, उनको आकर्षित करना, उनको पूरे विश्व के उद्योग जगत से परिचित कराना। इसमें 1-to-1 सेशंस भी होंगे, न सिर्फ सरकार के लोगों के साथ में बल्कि देश भर के और दुनिया भर के जो उद्योग जगत के लोग आएंगे उनके साथ भी युवाओं का 1-to-1 डायलॉग भी इसमें रखा गया है, सेशंस रखे गए हैं। तो इस माध्यम से युवाओं को ये दिखाना कि आज विश्व में उद्योग किस तरफ जा रहा है, उन्हें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। मैं चूँकि स्टार्टअप और इनोवेशन के कल्चर से जुड़ा हुआ हूँ, तो कहीं ना कहीं युवाओं को इस बारे में भी प्रेरित करना, जो हमारे प्रधानमंत्री का नारा है कि आप जॉब टेकर न बने, जॉब गिवर बने, आप जॉब देने वाले बने। तो स्टार्टअप और इनोवेशन कल्चर को भी बढ़ावा देने वाला ये एक मंशा मुझे लगती है इसमें। इसके अलावा MSME पर विशेष फोकस भी दिया गया है, अलग से एक सेशन रखा गया है। तो जो माइक्रो, मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, उनके लोगों को कैसे, जैसे मीर भाई ने भी कहा कि एक एंसिलरी के तौर पे वो बड़े उद्योगों से कैसे जुड़ सकते हैं, ऐसा कौन सा स्मॉल असेंबलीज़ हैं या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ सपोर्ट सिस्टम है, उनको डेवलप कर सकते हैं। और इस प्रकार से वो एक छोटे उद्योग होने के
बावजूद बड़े उद्योग का एक बड़ा सहायक उद्योग के तौर पर अपने आप को विकसित कर सकते हैं। तो युवाओं को तमाम सुविधाएं हैं, तमाम उनके लिए संभावनाएं हैं कि वे इन 2 दिनों में अपने आप को पूरी तरह से निखार सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं और आगे के लिए उनको एक प्रेरणा मिल सकती है कि अपने आप को किस तरह की वो ट्रेनिंग में इन्वॉल्व करें, किस तरह की बातें वो सीखें, किस तरह से अपना स्किल डेवलपमेंट करें, ताकि न सिर्फ भारत बल्कि भारत के बाहर के उद्योगों के लिए अपने आप को वो तैयार कर सकें। बिल्कुल ठीक कहा सर, जब भी कोई उद्योग किसी प्रदेश में स्थापित होता है या किसी उद्योग की संभावना होती है कि एक नए तरीके से वो वहाँ पर स्थापित होकर रोजगार सृजन करे, तो इसके लिए सरकार से जो उद्योगों की अपेक्षाएं होती हैं कि वहाँ की नीतियाँ उनके लिए अनुकूल हों। तो इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन किस प्रकार से औद्योगिक अनुकूल नीतियों को लेकर आगे बढ़ रहा है, इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे सर। इसमें एक यह कह सकते हैं कि एक ये काफ़ी टाइम से कंटिन्यूस डायलॉग चल रहा है, जिसमें कि हम लोग जैसे एज इंडस्ट्री हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, दूसरे जो इंडस्ट्री फोरम्स हैं, इसमें हम हर बार हमसे रिकमेंडेशंस वगैरह मांगे जा रहे हैं। और ये एक अच्छी बात यह है कि इन्हें सुना जा रहा है और इन रिकमेंडेशंस पे काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस पे एक्शन भी लिया गया है ऑलरेडी। काफ़ी कुछ इजी भी मतलब जैसे पहले भी हमने बताया कि काफ़ी कुछ जो एक इंडस्ट्री चाहती है वो काफ़ी सारे फॉर्मेलिटीज़ को इजी भी कर दिया जाए। ऑफ कोर्स इसमें बहुत कुछ अभी बाकी है। और एक ये भी रहेगा कि जब इस टाइप के इन्वेस्टर समिट में अपने पास हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरे भारत से, ना सिर्फ भारत से बट इवन पूरे विदेश वगैरह से भी काफ़ी सारे बड़े इंडस्ट्रियल प्लेयर्स आएंगे। वो अपने जो भी हमने जिस हिसाब से देखा है पहले की समिट्स में, वो अपने उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो शेयर करेंगे। प्लस एक जो बाकी जो साइडलाइन में जो मीटिंग्स हो रही हैं उसमें वो अपने एक्सपेक्टेशंस भी स्पेल आउट करते हैं। एंड आई एम श्योर कि जब इस टाइप के एक्सपेक्टेशंस पे जब इंटरेक्शन होगा तो ये आगे जाके इस वातावरण को, इस एनवायरनमेंट को और कंड्यूसिव बनाने में हेल्प करेगा। तो एक ये कंटिन्यूअल चीज़ है ये, मतलब एक आप ये नहीं कह सकते कि जो मतलब हो रहा है वो 100% है, बट एक मतलब हर बार जैसे जितना ये इंटरेक्शन बढ़ेगा इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हर बार देखने को मिलेगा। और ये कंटिन्यूसली देखा भी जा रहा है, जिस हिसाब से मतलब स्टेट भी डेवलप कर रहा है वो ऑब्वियसली हम मतलब एक सही राह पर चल रहे हैं। छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए ये समिट किस प्रकार से लाभदायक सिद्ध होगी और इनकी प्रगति के लिए कौन कौन से कदम इसमें उठाए गए हैं? देखिए, छोटे उद्योगों के लिए एक बहुत अहम चीज़ होती है और वो है उद्यमिता। तो मुझे लगता है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने न सिर्फ उद्योगों को बढ़ावा दिया है प्रदेश में, बल्कि उद्यमिता को भी बढ़ावा दिया है। उन्होंने हर युवा और हर नागरिक के मन में एक विश्वास पैदा किया है, ऐसा मुझे लगता है, कि जिसके मन में कुछ अलग प्रकार से कर गुजरने की इच्छा है, वो उद्यमी है, तो सरकार की तरफ से उसको पूरा सहयोग मिलेगा। इसका प्रमाण है विभिन्न प्रकार के लोन, विभिन्न प्रकार की सहायता जो आर्थिक अनुदान के रूप में मिलती है, और पूरे भारत का, पूरे प्रदेश का स्टार्टअप एनवायरनमेंट। और यही स्टार्टअप है जो आगे चलकर माइक्रो, मीडियम या स्मॉल एंटरप्राइज के तौर पे आगे बढ़ता है। और यही एमएसएमई का पर्यावरण है जो भारी उद्योगों को उनकी रीढ़ की हड्डी के तौर पर उनकी मदद करता है। ख़ास तौर से मैं जापान का उदाहरण लेना चाहूँगा कि जापान में बहुत ज़्यादा कुछ इन्वेंट्री वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वहाँ पे कच्चा माल या सेमी फिनिश प्रोडक्ट तैयार करके रखा हुआ है, गोदामों में भरा हुआ है और वो आगे जाके असेंबल हो रहा है। वहाँ पे जस्ट इन टाइम का सिस्टम है कि जैसे ही उस व्यक्ति को उस पार्ट की ज़रूरत पड़े, मान लीजिए एक कार का उत्पादन हो रहा है और कार में टायर्स की रिक्वायरमेंट है, तो टायर्स की स्टॉक करने की क्षमता अब ज़्यादा लोग उसको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि जिस समय कार का उत्पादन हो और उसी समय टायर इंडस्ट्री से टायर आएँ और उस कार में असेंबल हो जाएं। इसको कहते हैं जस्ट इन टाइम। तो मध्य प्रदेश में भी ये इस कल्चर को बढ़ावा मिल रहा है हमारे सरकार के माध्यम से, हमारे उद्योगों के माध्यम से। और इसी उपक्रम में कहीं ना कहीं जो माइक्रो, मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो अपना योगदान दे रहे हैं। सरकार की तरफ से उन्हें भरपूर प्रोत्साहन मिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। उद्योगों को जितनी ज़्यादा सुविधा मिलेगी उतने ही ज़्यादा उद्योग किसी भी प्रदेश में अपनी औद्योगिक स्थापना के लिए आगे बढ़ते हैं। सुविधाओं की अगर हम बात करें तो भूमि आवंटन
एक बहुत बड़ा बिंदु और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है। तो मध्य प्रदेश में भूमि आवंटन प्रक्रिया जो उद्योगों के लिए है उसको पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए क्या कुछ सरकार की तरफ से किया गया है? अभी जैसे कि काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है इस मैटर में, और ये पूरा जो सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे कि एटलीस्ट जो पहले जो काफ़ी सारा जो एक एफ़र्ट रहता है कि जगह आइडेंटिफाई करना, कोई नया व्यक्ति अगर स्टेट में, नई कंपनी अगर स्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रही है, जिसको कि मध्य प्रदेश का ज़्यादा मतलब बहुत डिटेल में जैसे आइडिया नहीं है, और या डेमोग्राफी का या जोग्राफ़ी का, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन अब पोर्टल पे अवेलेबल है, जिससे कि ये जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पहली कड़ी या फर्स्ट स्टेप अपन कहेंगे वो रिजॉल्व हो गया है। तो इससे कि क्या है कि किसी भी जो नया व्यक्ति जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है उसका एक एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप, जो कि आप कह सकते हैं कि एटलीस्ट 30-40% काम तो वहीं सॉल्व हो गया है, जो कि वो ऑनलाइन देख सकते हैं। पूरे जो उनके पोर्टल पे जो सारे डिटेल्स वगैरह दिए गए हैं उससे उनको एक आइडिया आ जाता है। उसके बाद ऑफ कोर्स जिस हिसाब से मतलब जो भी MPIDC जो फैसिलिटेट कर रहा है उसको मतलब आगे ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और सब कुछ काफ़ी ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल है पोर्टल्स वगैरह पे, तो जिससे कि एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी आता है कि कि वो मतलब जैसे कि अगर उसे इतना इन्वेस्ट करना है तो वो उनके लिए ईजी हो जाएगा। सर, इसमें MP इन्वेस्ट पोर्टल और राष्ट्रीय एकल खिड़की की बात भी है, क्योंकि इनका एकीकरण कर दिया गया है, और इससे जो भी उद्योग को स्थापित करने की इच्छा रखते हैं वो एक सारी चीज़ें सिंगल विंडो पर उनकी सारी चीज़ें अगर क्लियर हो जाती हैं तो ऐसे में उन ईज़ ऑफ डूइंग जो बात अभी हुई हमारी चर्चा में जब मिलता है तो फिर वो अग्रसर होते हैं। सर, इस साल समिट में सरकार ने देश विदेश के कई सारे दिग्गज कारोबारियों को न्योता दिया है, जिसके लिए हाल ही में मुख्यमंत्री ने जापान का भी दौरा किया था, और दिल्ली में भी अभी एक डिस्कशन करके 1-to-1 मीटिंग और राउंड टेबल मीटिंग्स का दौर चला। तो देश विदेश की कई बड़ी कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित भी किया मुख्यमंत्री जी ने। तो इन प्रयासों को किस रूप में आप देखते हैं सर? एक ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जैसे बाहर की इंडस्ट्री को ये जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री जी खुद ही जाके जब एक आप कह सकते हैं कि एक अश्योरेंस दे रहे हैं एक तरीके से स्टेट के, मतलब जब इन्वेस्टर को इनवाइट कर रहे हैं, तो वो जो भी इन्वेस्टर रहेगा उसको एक ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि उसे गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा, और जो भी उनका प्रोजेक्ट है उसे फुलफ़िल करने में डेफिनेटली एक हेल्प करेगा, क्योंकि जबकि इतने सीनियर लेवल पे जो इनका इंटरेक्शन हो रहा है, और जबकि तो इससे एक डेफिनेट हेल्प करेगा। आजकल दूसरा एक ये भी है कि अब जैसे कि सबको अगर प्रोजेक्ट के जो पहले जो टर्न अराउंड टाइम रहते थे, आज जो भी कोई इन्वेस्ट करेगा वो चाहेगा कि जितने जल्दी इन्वेस्टमेंट हो जाए, जितने जल्दी प्रोडक्शन या ऑपरेशन शुरू हो जाए तो एक काम शुरू हो जाएगा। तो एक ये स्पीड अप करने के लिए भी एक एडवांटेज है। सेकेंडली क्या है कि भारत एक काफ़ी बड़ा देश है, तो अगर आप किसी फॉरेन इन्वेस्टर से बात करें तो बहुत बार उन लोगों को बहुत आइडिया नहीं है कि अपने कंट्री में या अपने देश में किस एरिया की क्या स्ट्रेंथ हैं, मतलब क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कौन से सेक्टर्स के लिए कहाँ इन्वेस्ट करा जाए। तो एक तरीके से ये मध्य प्रदेश को भी बहुत अच्छी तरीके से ग्लोबली मार्केट किया गया है, जिससे कि एक आप अवेयरनेस कह सकते हैं कि एक आइडिया आ जाता है कि ठीक है, हम मतलब मध्य प्रदेश एक्चुअली है क्या, और यहाँ इन्वेस्ट करने से उन्हें क्या क्या एडवांटेज या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार की जो अभी तक की रणनीति है काफ़ी अच्छी रही है, और काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट भी हमारे प्रदेश में हुआ है। इस ग्लोबल इंडस्ट्रियल समिट में क्या कुछ सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाने वाला है? बिल्कुल, क्यों नहीं। और आपको तो पता ही होगा कि मध्य प्रदेश में जिस सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है उससे दिल्ली मेट्रो चल रही है। ये देश भर में अपने आप में एक बड़ा अनूठा उदाहरण है, और देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। तो रीवा का जो सोलर प्लांट एस्टैब्लिश हुआ है और उसके सक्सेस के पीछे जिन लोगों का हाथ है, ये वही लोग हैं जो मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाने में कारगर हैं, प्रेरित हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं।
इसका परिणाम यह है कि मध्य प्रदेश में चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे वो पवन ऊर्जा हो, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, इन दोनों क्षेत्रों में न सिर्फ एकेडमिक रिसर्च बल्कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। आपको याद होगा देवास में पवन चक्कियों का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, वो मैं कहूँगा सरकार की तरफ से एक तरह का प्रयोग था। लेकिन आज उसी देवास क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की कुछ कंपनियां हैं, बड़े नाम हैं देश के, उन्होंने अपना सोलर ये विंड एनर्जी प्लांट उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। अच्छा खासा उससे एनर्जी का उत्पादन हो रहा है और मुझे लगता है कि प्रदेश में आगे आने वाले 10 सालों में देश भर में हम सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी रहेंगे। इस समिट के माध्यम से हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक रूप में कैसी मजबूती मिलेगी और राज्य की जीडीपी पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? पहले मुझे तो लगता है ये 2047 की तैयारी है और 2047 में जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री का जो सपना है दुनिया भर में भारत का परचम लहराना, उसमें मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। और कहीं ना कहीं ये इस बार का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है 2025 वो 2047 की तैयारी से सीधे रूप से जुड़ा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। मैं भी मनीष जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि एक्चुअली इसमें मेरा भी यही मानना है कि हर चीज़ में अपने जाना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो जैसे इस बार जैसे जो भी अगर नए जो भी निवेश आएंगे, नई इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, नई कंपनीज़ आएंगी, और ये पूरा जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अभी जैसे कि अपने भारत का जो टारगेट है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वर्ल्ड नंबर 3 दुनिया भर में अपन बहुत ही जल्द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। और ये ये तभी पॉसिबल है जबकि हर स्टेट कंट्रीब्यूट करे। और आई एम श्योर जो मध्य प्रदेश से भी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो मतलब उसी ये बेसिकली उसी की तरफ एक स्टेप है कि कि सब साथ में मिलके अगर स्टेट्स कंट्रीब्यूट करेंगे तभी पूरे इंडिया की वो बनेगी और जो विकसित भारत का जो सपना है वो पूरा होगा। एक बड़ी ही सार्थक चर्चा हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर, जो कि प्रदेश में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। आशा है आप सभी श्रोताओं का ज्ञानवर्धन हुआ होगा और हमारे साथ आप दोनों ही अतिथियों ने अपना अमूल्य समय निकालकर इस सार्थक चर्चा में भाग लिया। हम दोनों ही अतिथियों का एक बार पुनः धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रदेश की सुर्खियों में बस इतना ही। नमस्कार। सुर्खियों में